चीन का नया तैयार शुदा समुद्री चावल सालाना पैदावार में 30 अरब किलोग्राम का इजाफा कर सकता है और 100 मिलियन मजीद लोगों को खुराक फराहम कर सकता है। हमारे केमिकल्स की दरामदात का तकरीबन 50% चीन से आता है। कि हुकूमत को ये चाहिए कि तालीम सबके लिए, जिसे हम एक मोटो बना देते हैं कि जी वो तमाम बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं कम से कम मैट्रिक तक उनको फ्री तालीम दी जाए। और इनमें से कुछ ने ऑनलाइन फरोख्त में 2 गुना इजाफा भी देखा। चीनी खुद ऊंट पाल सकते हैं और चीन और पाकिस्तान मुश्तरका मंसूबे तरतीब दे सकते हैं। बार हमने लाहौर के हवाई अड्डे से चीन में बराह रास्त सार्फिन के दरवाजे तक YTO हवाई सर्विस फराहम की है। हम मुनज़्ज़म अंदाज में एक दूसरे के साथ राब्ता कायम करने और एक दूसरे के साथ मरबूत होने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हर इतवार की शाम 6:30 बजे आप सबको प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरी। आज 2 मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। जनाब हनीफ खान जो कि अल हबीब बैंक लिमिटेड के चेयरमैन चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं और डॉक्टर साजिद खुर्शीद जो कि हेड ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल बीजिंग और चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सबसे पहले पाक चाइना ट्रेड। 1960 की दहाई में खाना वाफिर मिकदार में दस्तयाब नहीं था, लेकिन 1980 और 1990 की दहाई में ये काफी था। माजी में फलों और सब्जियों पर बहुत ज्यादा कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वो बुनियादी तौर पर मुज़र असरात से पाक हैं, लिहाजा आप इत्मीनान से खा सकते हैं और इनकी इकसाम भी पहले से ज्यादा हैं। बचपन में सिर्फ अगस्त के वस्त के बाद ताज़ा मकई खाते थे। अब मैं मई या सर्दियों में भी खा सकती हूँ, बशमूल मोमी मकई, स्याह, सफेद, पीली, फ्रूट कॉर्न वगैरह। उस वक्त सिर्फ सेब, आड़ू और अंगूर होते थे, लेकिन अब बहुत सारी किस्में हैं। माल्टे में रस कम होता था, लेकिन अब इसमें रस ज्यादा है। माजी में जो चीज खाना चाहती थी इसकी फी एकड़ की पैदावार बहुत कम हुई थी। मिसाल के तौर पर आप अगर वूचोंग चावल खाना चाहते हैं तो आपको इसे किसी खास चैनल के जरिए खरीदना पड़ता था, लेकिन अब ज़रूरी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ अब ये चावल किसी भी वक्त और कहीं से भी खरीद सकते हैं। काश्तकारी के लिए चावल बशमूल अनाज के चावलों को रिसर्च चावल से मुंतखब किया गया है, जो काश्तकारों के लिए बहुत मददगार है। चीन की ज़रूरी टेक्नोलॉजी ने चीन को दुनिया की 7% काबिल काश्त ज़मीन के साथ दुनिया की 22% आबादी को खुराक फराहम करने के काबिल बनाया है। हर 100 मिलियन इजाफी थोर जमीन के काश्त वाले रकबे के साथ चीन का नया तैयार शुदा समुद्री चावल सालाना पैदावार में 30 अरब किलोग्राम का इजाफा कर सकता है और 100 मिलियन मजीद लोगों को खुराक फराहम कर सकता है। चीन की 2 पुश्ता और सह केनाल टेक्नोलॉजी पानी की इंतहाई किल्लत के साथ रेतली सतह मुर्तफा को भी सब्जियों की काश्त के काबिल बनाती है। चीन दुनिया की बेहतरीन ज़रूरी पैदावार का हामिल है, लिहाजा आप इस टेक्नोलॉजी को बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ज़रूरी मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चूँकि पाकिस्तान और भारत के माबैन तिजारत मुअत्तल है, इसलिए इस साल हमारे पास सब्जियों के बीज नहीं हैं, जैसे कद्दू के बीज जो पाकिस्तान में फी 50 ग्राम 1000 रुपए में फरोख्त होते हैं। ये बहुत ज्यादा है और काश्तकार सब्जियों के बीज नहीं ले सकते। अगर चीन नई तहकीक मुहैया कर सकता है और बीजों की पैदावार के लिए पाकिस्तान में नया रिसर्च स्टेशन बनाया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इससे हमारे फार्म्स की पैदावार में बेहतरी आएगी और पैसे में इजाफा होगा। तो क्या चीन पाकिस्तान को आला मयार के बीज बरामद कर सकता है? बीज की मसनूआत की दरामद और बरामद के लिए हुदूद है, लिहाजा इसके लिए दोनों हुकूमतों के माबैन तबादलों की जरूरत है। ज़रूरी टेक्नोलॉजी में सबसे अहम किरदार बीज का है। अगर बीज बाहर नहीं जा सकता तो इस शोबे में ताउन नहीं हो सकता। इस मामले में पैदावार की इस्तेदाद बहुत कम हो जाएगी कि आया वो ग्रीन चैनल खोल सकते हैं या नहीं। गोजाई का ख्याल है कि बुनियादी टेक्नोलॉजी बीज की सनत के पास है, लेकिन अगर पानी और खाद की टेक्नोलॉजी का बीज की सनत की टेक्नोलॉजी के साथ मुनासिब तरीके से मिलाप और मुंतकिली की जाए तो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्यादा मुअस्सर होगा। पेस्टिसाइड्स, द केमिकल्स, कीड़े मार दवा और चीन से आने वाले केमिकल बहुत आम हो सकते हैं। हमारे केमिकल्स की दरामदात का तकरीबन 50% चीन से आता है। पाकिस्तान चीन से DAP खाद दरामद कर रहा है और इसकी तादाद
500 سے 600 ملین ڈالر ہے۔ اگر آپ تمام کیمیکل جمع کرتے ہیں تو پھر یہ تعداد قریباً 1 ارب ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ چین کی بعض بڑی کیڑے مار ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کو یقینی طور پر اپنے افسران کو پاکستان میں تعینات کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں ایک بڑی منڈی ملنے جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ مشینوں کے استعمال میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ ایک دن میں 5 ایکڑ اراضی کی کاشت کاٹنا بہت مشکل ہے۔ مشین سے یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، اس میدان میں ہمارے پاس جدید ترین مشینوں کی کمی ہے اور چین سے مشینری آ سکتی ہے۔ چینی کمپنیاں پاکستانی چھوٹے کاشتکاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت محنت کر رہی ہیں۔ کسان مشینیں خرید سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہر چیز پر ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ اگر چین میں قیمت 1 لاکھ روپے ہے تو پاکستان میں یہ 2 لاکھ میں فروخت ہوتی ہے۔ اوپری سطح سے لے کر نچلی سطح تک ایسا ہے۔ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اگر چینی کمپنیوں کو سبسڈی کی قیمتیں ملیں تو ٹیکسوں میں کمی ہوگی اور وہ پاکستانی کسانوں کو چھوٹی مشینیں مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پورا قانونی عمل درکار ہے۔ دراصل حکومت زراعت کے شعبے میں کسانوں کو مالی اعانت اور امداد فراہم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، اور ہم پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جب پاکستانی کسان کو سرمایہ دستیاب ہو تو پھر ٹیکنالوجی میں اضافہ اور پیداوار میں اضافے کے لیے مشینری کے استعمال میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو پاکستان میں میکنائزیشن کا لیول، اس کی وجہ کی طرف اگر ہم آئیں تو وجہ اس میں جو بڑی وجہ آتی ہے وہ مہنگائی، جس طرح آپ نے بات کی مہنگائی ہے ضرور، لیکن انڈائریکٹلی مہنگائی ہے۔ ڈائریکٹ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو زمین کی ملکیت ہے، ایوریج ملکیت وہ کم ہے۔ مطلب اگر ایوریج ملکیت ہم پاکستان کے اندر لیں تو وہ 2.5 ایکڑ کی ملکیت بن رہی ہے، پر ہیڈ 2.5 ایکڑ کی ملکیت ہے زمین۔ تو یہ اگر ملکیت اتنی چھوٹی ہو اور آپ نے استعمال مطلب آپ نے اس کے اندر کھیتی باڑی کرنی ہو، زراعت کرنی ہو، تو آپ پھر مشین افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ مشین لیں اور مشینز کے تھرو آپ جو ہے کھیتی باڑی کریں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں پاک چائنا رسپانس۔ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے کام اور پیداوار کی معطلی نے عام پاکستانی عوام کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے غریبوں کو مشکلات پر قابو پانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات اپنائے ہیں۔ اس وبا کے خاتمے سے پہلے ہی پاکستانی حکومت نے تعمیراتی صنعت کو پہلے کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی تھی، جس سے روزانہ مزدوری کرنے والے مزدوروں کا روزگار برقرار رہتا تھا۔ ای کامرس زائد مزدوروں کی ایک بڑی تعداد کی آمدنی بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں ای کامرس کی ترقی کے لیے پاکستان بہت موزوں ہے۔ ای کامرس غربت کی خاتمے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ چینی صارفین ہمارے دوستانہ پڑوسی ممالک سے بھی خصوصی مصنوعات آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ غربت کا خاتمہ بین الاقوامی سطح پر چین کے لیے ایک اور نام کارڈ بن گیا ہے۔ اس سال چین کام اور پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے میں نہ صرف اپنے انسداد وبا کے تجربہ کو برآمد کرے گا، بلکہ دنیا میں غربت کے خاتمے کے خواہشمند ممالک کو اس تجربے کو بھی برآمد کرے گا۔ 52 کاؤنٹیوں میں ہر سطح پر غربت کے خاتمے کے لیے حکومتوں کی جانب سے خصوصی فنڈز 33.8 ارب یوان مختص کیے گئے ہیں۔ اس وبا نے سن 2020 تک غربت کے خاتمے میں چین کی مکمل فتح کو سخت چیلنجز پیش کیے ہیں۔ اس کے باوجود چین کی حکومتیں بدستور غربت کے خاتمے کے لیے نئے چینلز کی تلاش کر رہی ہیں۔ مغربی چین میں ہونگسی پاؤ نامی گاؤں میں گوجی بیری چننے والوں سے بڑی بسیں ہر صبح 5 بجے باغ میں داخل ہوتی ہیں۔ ٹرکوں پر سوار افراد قریب کے ماحولیاتی گاؤں کے دیہاتی ہیں۔ چین میں ماحولیاتی تارکین وطن کے لیے یہ سب سے بڑا آبادکاری کا علاقہ ہے۔ فروری سے نومبر تک میں نے ماہانہ 3 سے 4 ہزار یا 30 سے 40 ہزار سالانہ کمایا۔ حکومت نے نئے مکانات تعمیر کیے ہیں اور ہمیں یہاں رہنے دیا ہے۔ یہ جگہ ہمارے آبائی شہر سے بہتر ہے۔ یہاں پینے کا صاف پانی اور آمد و رفت کی سہولت میسر ہے۔ ماضی میں ہم صرف کھیتی باڑی پر انحصار کرتے تھے، کام کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور خواتین گھر میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہی کر سکتی تھیں۔
होंगसी पाओ जिला के बेशतर देहाती चीन के निंगशिया हुई खुद मुख्तार खित्ते के पहाड़ी इलाकों से आए हैं। इस इलाके को किसी ज़माने में अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतहाई गैर दोस्ताना इलाकों में शुमार किया था। पिछली सदी से 2,30,000 गरीब पहाड़ी महाजर मजदूर होंगसी पाओ आए हैं और नए मकानात तामीर किए हैं। सैकड़ों घराने यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं। मर्द हजरात बाहर जाकर काम करते हैं और ख़वातीन वुल्फ बेरी के खेतों में काम करती हैं। यहाँ सिर्फ गोजी बेरी के बागात में हर साल 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। मजदूर बुनियादी तौर पर गुर्बत ज़दा इलाकों से आने वाले तारकीने वतन हैं। ये जगह इन लोगों को मुंतकिल होने और मुस्तहकम बनाने के लिए बनाई गई थी। गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली चीन की गुर्बत के खात्मे के काम की एक खसूसियत है। अब तक चीन बुनियादी तौर पर अपनी गुर्बत के खात्मे के तबादले के तरीक़ाकार को मुकम्मल कर चुका है। वस्ती और मगरबी चीन के 22 सूबों में गुर्बत के खात्मे के लिए अवामी खिदमात की पोस्टों ने 4.78 मिलियन गरीब अफराद के रोजगार का मसला हल कर दिया है। अब वो जंगल में रेंजर्स, सफाई सुथराई के कारकुनान वगैरह के तौर पर काम कर रहे हैं। इनमें शमसी तवानाई की सनत को सब्सिडी देकर गुर्बत के खात्मे के नतीजे में पैदा होने वाली अवामी खिदमत की मुलाजमतों ने 1.22 मिलियन गरीब अफराद के रोजगार का मसला हल कर दिया है। चीन की गुर्बत में कमी का एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ खड़े हैं, बल्कि अपनी अफवाज और पाकिस्तान के साथ भी सीसा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जब तुम ये बात करते हो। आओ, और मैं अपने मीडिया के लोगों से अभी ये कहूंगा कि जरा मैं बात करूंगा, फिर आप इन लोगों से पूछें, हल्का 52 की लोगों से पूछें कि क्या किसी ने आके कहा था, किसी एजेंसी ने ये कहा इनमें से किसी बंदे को भी कि वोट पीटीआई को दो? ये नौजवानों का, इन बुजुर्गों का, इन खवातीन का प्यार था पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ, राजा खुर्रम के साथ, कि इन्होंने बल्ले के निशान पे बोला था। इंशाअल्लाह आज ये तो सिर्फ MA52 के कुछ लोग आए और इनको एक नारा लगा के बताओ कि चोरों, हम तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसके बाद आज आपने असेंबली में देखा, आज से एक हफ्ता पहले देखा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग एक तरफ बैठे हुए थे और ये चोर और इंडिया के गद्दार और मोदी की आवाज पे लबैक कहने वाले ये पार्लियामेंट के अंदर दूसरी तरफ खड़े थे। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सके और पाकिस्तानी एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। आपने उनका खिताब मुलाहिजा किया। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। निजात का हदफ है। चीनियों के लिए गुर्बत का खात्मा सिर्फ एक नई जिंदगी का आगाज है। फिर पाकिस्तान को गुर्बत पर काबू पाने के लिए कौन से लॉन्ग टर्म इक़दाम इख्तियार करने चाहिए? पाकिस्तान की गुर्बत की जहाँ तक बात करते हैं तो उसको अगर जैसे हमने तालीम की बात की कि हुकूमत को ये चाहिए कि तालीम सब के लिए, जैसे हम एक मोटो बना देते हैं कि जी वो तमाम बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं कम से कम मैट्रिक तक उनको फ्री तालीम दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जाएँ। जैसे इस वक्त जो नई हुकूमत PTI की हमारे पास हैं तो उनका ये मोटो था कि जी हम इतने लाख जो हैं वो जॉब्स मुलाजमतें प्रोवाइड करेंगे, बजाय इसके कि किसी और का, किसी हुकूमत का इंतज़ार करें और किसी बड़े का इंतज़ार करें कि वो आके उनका हाथ पकड़े और उनको कोई कारोबार दे या उनको कोई मजदूरी दें। अपने लिहाज से अपनी मदद आपके तहत
अपना काम शुरू करें, अपना हुनर सीखें भी और काम शुरू भी करें। तो चीन के कौन से तजुर्बात हैं जिनसे पाकिस्तान सीख सकता है? हुकूमत के पास हमेशा, किसी भी हुकूमत के पास ज़राए जो है वो हमेशा इतने नहीं होते कि वो मुल्क के कोने कोने में सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, सारे जो सहूलियात हैं वो पहुंचा सके। अब छोटे से कोई एरिया डेवलप करना है चाइना में तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाता है, रेल रोड्स, एयरपोर्ट बना दिया जाता है, फैक्ट्रीज़ आसपास के एरिया में, तो लोग ऑटोमेटिकली वहाँ पे आबाद होना शुरू हो जाते हैं, उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है, उन इंडस्ट्रीज़ पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो गुर्बत वाली चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। रवा साल के शुरू में अचानक वबा फैलने से चीनी डेयरी कंपनियों का काम बहुत मुतासर हुआ। चाइना डेयरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के साबिक डायरेक्टर सोंगखुन कांग ने हाल ही में इकोनॉमिक डेली चाइना इकोनॉमिक नेट को इंटरव्यू देते हुए उस वक्त की मुश्किल सूरत हाल का जिक्र किया। फरवरी और मार्च कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल था। बड़ी मिकदार में खरीद कर रखे गए दूध की बहुत सी मसनूआत फरोख्त न हो सकी। उनसे मिल्क पाउडर तैयार किया गया और गैर मुल्की ब्रांड्स के मुकाबले में मिल्क पाउडर की मुसाबिकत इतनी अच्छी नहीं, इसलिए कारोबारी इदारों को खुद आहिस्ता आहिस्ता इन्हें निकालना पड़ा। दूसरी तरफ वबा फैलने के बाद किसी भी कंपनी ने किसानों से दूध नहीं खरीदा। इससे पैदावार और फरोख्त दोनों को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। डेयरी मसनूआत लोगों की रोजमर्रा जरूरत हैं। सोंगखुन कांग ने कहा कि वबा के दौरान मुश्किल वक्त में चाइना डेयरी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने 3 की गारंटी यानी कीमत, मायार और फ्राहमी की जमानत जैसे इकदामात उठाए हैं। ऑनलाइन स्टोर्स खोलने और ऑनलाइन फरोख्त को फरोग देने के लिए कारोबारी इदारों की फाल तौर पर रहनुमाई के लिए हमने अप्रैल में सेल्स मॉडल की तब्दीली के सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया। इसके अलावा हमने सारिफीन को डेयरी मसनूआत ऑनलाइन मुतारिफ करवाई, डेयरी मसनूआत की ग़िज़ाइयत को फरोग दिया, डेयरी मसनूआत इस्तेमाल करने के हवाले से गलत फहमियों की वजाहत की ताकि खपत की फाल तौर पर रहनुमाई हो सके। कारोबारी इदारों के साथ ताउन के बाद चीजों का रुख मोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी और इनमें से कुछ ने ऑनलाइन फरोख्त में 2 गुना इजाफा भी देखा और इसके साथ ही किसानों से दूध खरीदने का मसला भी खत्म किया गया। बहुत से कारोबारी इदारों ने अपनी माशरती जिम्मेदारी निभाने की पाबंदी की और दूध की एक बूंद भी जाया न करें के नारे को आगे बढ़ाया। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के रास्ते के ममालिक के साथ ताउन के बारे में बात करते हुए सोंगखुन कांग ने कहा कि चीन की डेयरी इंडस्ट्री आलमी सतह पर जाने वाली सन्नतों में से एक है, जैसा कि ईली और मैग्नीयू, जिन्होंने बैरून मुल्क अपने प्रोडक्शन बेस कायम किए हैं। ये सब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के निफाज की ठोस मिसालें हैं। जहां तक पाकिस्तानी डेयरी मसनूआत की बात है, सोंग ने उनके मायार की भी तारीफ की। पाकिस्तान में भैंस का दूध बुनियादी प्रोडक्ट है जो एक बहुत ही आला मयार की प्रोडक्ट है। इसका जायका ठोस, खुश्क मवाद ज्यादा और चिकनाई की मिकदार भी ज्यादा होती है, लेकिन इस वक्त चीन को बहुत कम बरामद किया जाता है। हमें पाकिस्तान से दूध की मयारी मसनूआत मुतारिफ कराने की जरूरत है। चीन के दूध के जराए फिलहाल हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमें बैरून मुल्क से डेयरी मसनूआत की खास मिकदार दरामद करने की जरूरत है। खास तौर पर कुछ ऐसी इकसाम हैं जो हम तैयार नहीं कर सकते हैं और बगैर मुसाबकाती कीमत दूध की मसनूआत जैसे पनीर, करीम, वे पाउडर, लैक्टोप्रोटीन, फुल मिल्क पाउडर, स्कीम मिल्क पाउडर वगैरह। डॉक्टर शाहिद जावेद बंकी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी SJBIPP के पॉलिसी माहिर डॉक्टर एजाज संधू और SF कंसोर्शियम के CEO एहसन सरवर ने चाइना इकोनॉमिक नेट के नामानिगार के साथ एक वीडियो इंटरव्यू में चीन पाकिस्तान डेयरी इंडस्ट्री के तजारती तावन के इम्कानात के हवाले से अपने ख्यालात शेयर किए। सबसे अहम दूध की मसनूआत का जखीरा करने का तरीका है, क्योंकि अच्छा जखीरा इसकी दरामद के लिए मौजू है। हर साल जून का वक्त आला पैदावार के लिए होता है। हमें दूध की मसनूआत जखीरा करने में मदद के लिए चीनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लंबे फासले की नकलो हमल की वजह से स्टोरेज टेक्नोलॉजी दरकार होती है। ये स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए बड़ी मार्केट भी मुहैया करता है। आला ग़िज़ाइयत की वजह अब ऊँट का दूध भी बहुत मशहूर है और मुतलका सनती पैदावारी लाइनें भी तेज रफ्तारी से तरक्की कर रही हैं।
लेकिन तरक्की को बरकरार रखने के लिए किसानों की तादाद अब भी बहुत कम है। हमारा अपना तरबियती शोबा है और ये भी उम्मीद है कि काफ़ी लोग शरीक होंगे। चीनी खुद ऊँट पाल सकते हैं और चीन और पाकिस्तान मुश्तरका मंसूबे तरतीब दे सकते हैं और डेयरी मसनूआत की बरामद में मिलकर तरक्की कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऊँट का दूध पिया है? ऊँट का दूध के क्या फ़वाइद हैं? मैंने बिल्कुल टेस्ट किया है ऊँट का दूध, और टेस्ट में वो एक नमकीन होता है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो स्वीट और शार्प टेस्ट होता है, तेज़ टेस्ट है, लेकिन उसका जो जायका है वो नमकीन जायका होता है। अगर हम उसके फैट्स की बात करते हैं तो उसमें फैट्स गाय के दूध की निस्बत कम होते हैं, लेकिन उसके प्रोटीन्स और उसमें जो कैलोरीज के जो मिकदार है वो वही होते हैं जो गाय के दूध में है। चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर दूध से मुतालिक मसनूआत बना सकते हैं, इसमें कौन से? ये बड़ा अच्छा आइडिया है। ये चीन के पास टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्लांट्स लगा के डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान या चीन की इस्तेमाल के लिए, बल्कि उसको अगर बाहर अच्छी कीमत मिल सके तो उसको बरामद भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल अच्छा आइडिया है और मेरे ख्याल में इट्स अ वर्केबल आइडिया। नाज़रीन, अब हम देखते हैं CPAC मेड। मुझे आम बहुत पसंद है। मैं बड़ा और ज्यादा महंगा मुंतखब करती हूँ। मेरे ख्याल में किट आम का जायका अच्छा है। मैंने पाकिस्तानी आम नहीं खाया। पाकिस्तान का मीठा और रसीला आम यूरोप और खलीजी ममालिक में आला शोहरत का हामिल है। इस मौसम गर्मा में चाइना इकनॉमिक नेट के रिपोर्टर ने बीजिंग के मुतअद्दिद शहरियों का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू देने वालों का कहना था कि उन्हें आम पसंद है, मगर उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने कभी पाकिस्तान से दरामदशुदा आम नहीं चखा। 10 अगस्त 2020 शाम 7:03 पर पाकिस्तानी आमों की खेप के साथ एक परवाज चीन के सूबा यूनान के खुनमिंग चांगशुई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। ये पाकिस्तानी आम की पहली खेप है जो वबा के दौरान चीन पहुंची है। इकनॉमिक डेली, चाइना इकनॉमिक नेट के रिपोर्टर्स ने इस मुकम्मल अमल की रिपोर्ट तैयार की है। चीन बरामद करने के लिए ये इस्लामाबाद पाकिस्तान है और ये चीनी जबान में भी लिखा गया है। ये एक मुबारकबाद कार्ड है। अदनान ने बताया कि ये उसने खसूसी तौर पर सबके लिए तैयार किया। हेलो, आज आम आसानी से क्लियर हो गए हैं। जबरदस्त, आप सबकी भरपूर मेहनत के लिए शुक्रिया। इस बार हमने लाहौर के हवाई अड्डे से चीन में बराह रास्त सार्फिन के दरवाजे तक YTO हवाई सर्विस फराहम की है। चूँकि रवां साल हमारे लिए पाकिस्तानी आम दरामद करने का पहला साल है, इसलिए मैंने इब्तदाई मरहले में अदनान से तकरीबन 2 माह गुफ्तगू शनीद की। उस वक्त वबा के दौरान दोनों मुल्कों के बड़े शहरों में लॉकडाउन था। पाकिस्तानी आम की पहली खेप हवाई जरिए से पहुंचाई गई। जिस शाम फ्लाइट पहुंची उस दिन आम के 330 डब्बे रात 8:49 तक क्लियर कर दिए गए, जिसमें सिर्फ 1 घंटा और 46 मिनट ही लगे। क्लियरेंस का वक्त दरअसल काफी कम था। मैंने देखा कि तैयारे ने 19:03 पर लैंड किया। कस्टम क्लियरेंस मुकम्मल करने में 2 घंटे से भी कम वक्त लगा। हमारे खुनमिंग चांगशुई एयरपोर्ट कस्टम्स ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम्स और खुनमिंग कस्टम्स के कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद किया है और कंपनियों को हिदायत की है कि वो 2 मरलों में सामान क्लियर कराएं। कंपनी सामान पहुंचने से पहले ही कस्टम्स को मुतले कर देती है और फिर सामान पहुंचने पर जांच पड़ताल और क्लियरेंस जल्द अज जल्द कर दी जाती है। वबा के दौरान हमारी बंदरगाहों ने दोबारा बहाली के सामान के लिए खुसूसी विंडोज और दरामदशुदा फलों की कस्टम क्लियरेंस के लिए ग्रीन चैनल्स कायम किए हैं। हमने 5+2 और 24/7 ओवर टाइम निगरानी भी की। हम सामान की आमद के साथ ही मुआयना और क्लियरेंस करेंगे, जिससे दरामदशुदा सामान का बंदरगाह पर ठहरने का वक्त कम होगा और कस्टम क्लियरेंस की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। कस्टम्स और लॉजिस्टिक के माबैन हमवार राब्ते ने पाकिस्तानी आमों के लिए बेहतर आमदोरफ्त के हालात पैदा किए।
जब हवाई जहाज लैंडिंग करेगा तो ये हवाई अड्डे पर तस्दीक की रिपोर्ट भेजेगा और हवाई अड्डे से ये मालूमात कस्टम सिस्टम को पहुंचाई जाएंगी। फिर इसका बेतरतीब मुआयना होगा। अगर सिस्टम काम ना कर रहा हो तो सिस्टम न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के लिए तसादफी तौर पर कुछ सामान मुंतखब करेंगे। बगैर सिस्टम के अशिया का आम तौर पर मुआयना किया जाएगा और फिर इन्हें छोड़ा जाएगा। हमारा अलामिया सिस्टम ये जाहिर करेगा कि हमारे डिक्लेयर करदा सामान की खेप पहुंच चुकी है। कस्टम सिस्टम में कुछ मुआयना और सामान हासिल करने की हदायत होंगी और कस्टम हुकाम हमसे कुछ मुआयना और सामान को हासिल करने के तरीक़ेकार में ताउन करने के लिए कहेंगे। कारोबारी इदारों को कस्टम क्लियरेंस, मुआयना, करंटीन और गैर मुल्की ज़र मुबादला के तस्वीर की अदायगी में मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मालूमात हासिल करने के बाद हम कारोबारी इदारों और मुतलका महकमों के मबैन राब्ते और हम आहंगी की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही कस्टम क्लियरेंस मुकम्मल होगा फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा। अगले दिन अगर बैनुल अक़वामी तरसील की परवाज मौजूद होगी तो सामान जहाज पर लाद दिया जाएगा। मैं घरेलू गोदामों से मुल्क के तमाम हिस्सों में तरसील का जिम्मेदार हूँ जो टर्मिनल तकसीम है। हम मुनज़्ज़म अंदाज में एक दूसरे के साथ राब्ता कायम करने और एक दूसरे के साथ मरबूत होने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। पाक चाइना एक्सप्रेस चीन में पाकिस्तानी आम के सफ़र के हवाले से जुस्तजू जारी रखेगा। तो चाइनीज़ लोगों में हमें वो चीज़ अवेयर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी आम जो है दुनिया का बेहतरीन आमों में शामिल है जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो चौंसा, सिंदरी, अनवर लटोर और ये सारे मौजूद हैं उसमें। न सिर्फ आम बल्कि और जो सब्ज़ियाँ जो पहले भी हमने बात की जो ख़राब होती हैं, आपके पास बहुत सारी सब्ज़ियाँ ख़राब होती हैं खेतों के अंदर, वो आप वहाँ पे ख़राब भी होती हैं। प्लस ये कि आपके जो ऑफ सीज़न अगर हो टमाटर जब पैदावारी सीज़न हो तो वो 5 रुपए का मिलता है किलो, और जो उसका दूसरा सीज़न आता है तो फिर वो 100 और 150 और 200 रुपए पे उसकी कीमत चली जाती है। तो एक तो ये कि कीमत का जो कंट्रोल है, काबू है, उसके लिए भी आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और जो पैदावार की आपका ज़िया होता है वो भी कोल्ड स्टोरेज उसके लिए भी आपको चाहिए होता है। तो अभी मेरा ख्याल है मुनासिब टाइम है कि पाकिस्तानी हुकूमत चीन के ताउन से पाकिस्तान के अंदर कोल्ड स्टोरेजेस। पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।